अच्छा, कल एक चीज वो छूट गया था ना, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, तो उसमें नोट डाउन भी कर लेना। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, ठीक है। 54 में भारतीय संविधान में उसको मान्यता दिया गया, ठीक है। और 57 में 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, ठीक है। संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। उस पर डिजाइन किसने बनाया? पन्नों पर शांति निकेतन के कलाकारों ने। बताओगे एक दो आदमी का नाम? जो मुख्य था नंदलाल बोस, और पहला पेज का जो चित्र बनाया है वो दीनानाथ भार्गव, ठीक है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN रॉय। प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। देशी रियासत एकीकरण कमेटी का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपाध्यक्ष या सचिव पूछ ले तो BP मेनन, ठीक है। कौन सा वो 3 रियासत था जो भारत में ना पाकिस्तान में शामिल हुआ? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को कैसे मिलाया? जनमत संग्रह। हैदराबाद पुलिसिया कार्रवाई, और विलय पत्र से जम्मू कश्मीर। चलो, आज थोड़ा सा चीजें याद करने लायक, आज लिखा हुआ बड़ा कम दिख रहा होगा ना जी, आज याद करने के लिए है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ज्यादातर चीज जो है वो याद करने वाला ही है, और एग्जाम में यहाँ से पूछता भी है, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझना। पहला है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, इसका मतलब समझते हो? अंतरिम सरकार का अर्थ क्या हुआ? बताइए मनो, अंतरिम सरकार का अर्थ क्या हुआ? सरकार बनने से पहले जो सरकार बना उसी को अंतरिम सरकार कहेंगे। क्या सब सहमत हो? अंतरिम एक शब्द होता है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पररी, ठीक है। अब समझ में आया? हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अंतरिम का मतलब हो गया टेम्पररी, मतलब जब तक कोई सरकार डेफिनिट फिक्स नहीं हो जाता है तब तक टेम्पररी एक सरकार का गठन हुआ, उसी को क्या कहेंगे? अंतरिम। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, और हिंदी में कहते हैं अंतरिम सरकार। समझने के लिए इसको क्या बोलोगे? टेम्पररी सरकार, ठीक है। जब तक एक डेफिनिट सरकार नहीं आ जाती है, एक फिक्स सरकार नहीं आ जाती है, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाएगा तब तक एक सरकार सुचारू रूप से तो नहीं बन सकता है, क्योंकि संविधान के हिसाब से ही सरकार को चलना है। तब तक शासन कौन करेगा? यही टेम्पररी अवधि जो है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरिम समय। मतलब जो 2 समय के बीच का जो समय आएगा, एक आजादी से पहले का समय और एक गणतंत्र होने के बाद का समय। बीच में एक समय आया ना, जो कि 1946 से शुरू होगा, क्योंकि 46 में ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, और संविधान लागू कब होगा? 1950 में। तो 46 से लेकर 1950 का जो समय होगा, इसी समय में जो सरकार आएगा उसी को कहेंगे इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। इसको हम लोग मोटा मोटी ऐसे समझ लेंगे कि ये एक तरह का टेम्पररी सरकार था। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आखिर अंतरिम सरकार में कौन कौन सा मंत्री बना, कौन कौन सा मंत्रालय किसको किसको मिला, और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, और कौन इसके कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हुए, कौन उपाध्यक्ष हुए, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, अभी तक भारत में संविधान लागू हुआ नहीं है, तो भारत में जो भी कार्य होंगे, जो भी शासन सत्ता में जो भी आएगा, वो सब किसके हिसाब से आएगा? अंग्रेज के हिसाब से? भारत अपने संविधान के हिसाब से? अंग्रेज के हिसाब से। और अंग्रेज 1946 में बोल के गया, तो जो कैबिनेट मिशन है इसके हिसाब से आप लोग क्या कीजिए? संविधान सभा का गठन कीजिए। और जब तक संविधान लागू नहीं होता है तब तक आप लोग अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। समझ में आया? क्या अभी अंग्रेज भारत को छोड़ दिया है? समझते जाना एक एक स्टेप में। क्या अंग्रेज भारत को छोड़ दिया है? आंसर है नहीं। 1946 में बोला गया संविधान बनाने के लिए, पर अंग्रेज भारत अभी छोड़ा नहीं है। अंग्रेज का उस वक्त जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वेवेल। कौन था? वेवेल। कौन था? वेवेल, ठीक है। तो वेवेल के समय में ही ये सारे काम हुए हैं, और वेवेल के संरक्षण में ही पहला सरकार का गठन हुआ। अक्सर बच्चा इसको गलती करके बैठ जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए
कि अंतरिम सरकार का गठन किसके दिशा निर्देश में हुआ है, या कौन कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है? कौन हो जाएगा? वेवेल। कौन हो जाएगा? वेवेल। देखो, अंतिम सरकार का जो गठन हुआ ये हुआ 2 सितंबर 1940। कब हुआ? 2 सितंबर 1940। 2 सितंबर 1940। बड़ा ध्यान से याद रखना, डेट यहां से पूछा जाता है एग्जाम, तुम्हारे नोट्स में शायद नहीं होगा तो इसको नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है? एग्जाम में पूछा जाता है। अगर तुमसे यहां से 2 डेट पूछा जाएगा, ठीक है, 2 डेट पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा कि अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, तो घोषणा पहले किया गया था और गठन बाद में किया गया। घोषणा कब किया गया था? 25 अगस्त 1940 को। कब किया गया था? 2 डेट नोट डाउन कर लोगे। एक है अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई, घोषणा कब की गई? 25 अगस्त 1946। 25 अगस्त 1940 अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? 25 अगस्त 1940। अंतरिम सरकार की गठन कब हो गई? गठन कब हुई? 2 सितंबर 1940। तो 25 अगस्त को घोषणा हुआ और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अंतिम सरकार का जो गठन होगा, इसका जो कार्यकारी परिषद होगा, उस कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो अंतरिम सरकार के गठन के समय में ये तय किया गया था कि जो उस वक्त का वाइसराय या गवर्नर जनरल होगा वही क्या होगा? कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष। क्या होगा? कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष। तो याद रखोगे, कार्यकारी परिषद, ठीक है, कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वायसराय। कौन होगा? वायसराय। और वायसराय कौन था इस वक्त? वेवेल। कौन था? वेवेल। तो अगर तुमसे पूछ ले अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ, कौन नियुक्त हुआ? वेवेल। अब ध्यान से याद रखना, अगर यहाँ पे ईयर डाल के पूछा तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 1946 में कार्यकारी परिषद का गठन हो गया भारत सरकार के लिए और इसका अध्यक्ष वेवेल नियुक्त हो गया। पर 1947 में ये वायसराय बदल जाएगा। 1947 में क्या होगा? वायसराय बदल जाएगा। फरवरी 1947, यानी दूसरा महीना है, फरवरी 1947। यहीं तक वेवेल का कार्यकाल है। इसके बाद आ जाएगा माउंटबेटन। कौन आ जाएगा? माउंटबेटन। तो अगर तुमसे पूछा जाए अंतरिम सरकार के अध्यक्ष के रूप में कितने लोगों ने काम किया आजादी से पहले तक, कितने लोगों ने? 2 लोगों ने। एक हो गया वेवेल और दूसरा क्या हो गया? माउंटबेटन। तो फरवरी 1947 तक वेवेल और फरवरी 1947 के बाद माउंटबेटन। इस 2 पॉइंट को नोट्स में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है? सबसे पहला चीज, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। कहां नोट डाउन करोगे? जहां पे अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में बताए हुए वहीं पर ऊपर पे या कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। और इसी जगह नोट करके लिख लोगे, इसकी घोषणा कब हुई थी? 25 अगस्त 1940 को। 25 अगस्त को घोषणा हुआ, 2 सितंबर को गठन हो गया। गठन जो हुआ, इसके कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? वायसराय को। किसको? वायसराय। और यहीं पर नोट डाउन करोगे कि प्रथम अध्यक्ष हुआ वेवेल और दूसरा हुआ माउंटबेटन। वेवेल के सामने में लिख दोगे फरवरी 1947 तक। फरवरी 1947 तक वेवेल रहा और उसके बाद कौन रहा? माउंटबेटन। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया? बढ़िया सवाल बनता है, और अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, ये तो गलती होगा एग्जाम में। लिख लिया? तो कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? वेवेल। और कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ? जवाहरलाल नेहरू। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आजादी से पहले हम लोगों के यहाँ अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ 1946 में 2 सितंबर को, उसके कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नियुक्त कौन हुए? वेवेल। और उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? जवाहरलाल नेहरू। अब हमको याद क्या करना है? तुमको याद करना है अलग अलग मंत्रालय के मंत्री कौन कौन थे। यहां से सवाल पूछा जाएगा। यहां से 2 सवाल अच्छा से आता है, ध्यान से दो। तुम्हारा जो हेडिंग है आजादी से पहले, इसका मतलब अंतरिम मंत्रिमंडल जो गठन हुआ है ये 2 बार सफलिंग हुआ है इसका। एक बार जो शुरू में बना और दूसरा जब हम आजाद हुए। दिक्कत ये हुआ कि पहले एक क्या बोल सकते हो, सरकार का गठन हो गया, पर बाद में पता चला कि अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत छोड़कर जाने वाले हैं, है ना? क्योंकि भारत का बंटवारा होने वाला है। भारत बंटवारा होकर बन जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया तो कुछ चीजें बदलेंगी, तो बदला तो इसका मतलब फिर से ये लोग सरकार को सफल करेगा। कुछ मंत्री भी जो नियुक्त हुए थे मुस्लिम लिखे, वो सब बाहर हो जाएगा, तो फिर से नया सरकार का गठन होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 पढ़ते हैं कि आजादी से पहले अंतरिम सरकार में कौन मिनिस्टर हुआ और आजादी के बाद कौन हुआ। जरूरी नहीं है कि आजादी के बाद सारे मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, पर कुछ मिनिस्टर आजादी के बाद क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे।
अब ये मिनिस्टर जो चेंज होंगे, इसके बाद भी कुछ चेंज हो सकते हैं, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कुछ खास मिनिस्टर है जो भारत जब गणतंत्र हो जाएगा तब कौन बना है ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो तीन पड़ाव है। एक 1946 से लेकर 1947 तक, कहां तक? 1947 तक, ठीक है, 1946 से लेकर 1947 तक। दूसरा पड़ाव है 1947 से लेकर 1950 तक, ठीक है। तो याद रखोगे, एक सरकार यहां गठित होगा, एक सरकार यहां गठित होगा और एक सरकार इसके बाद गठित होगा। क्या यहां तक समझ में आया? हम लोगों को क्यों कंफ्यूजन इतना हो जाता है? अगर ये 1947 वाला फंडा नहीं रहता तब तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ते गणतंत्र भारत और अंतरिम सरकार, यही ना पढ़ते जी, क्योंकि 1950 में संविधान लागू हो गया। जब 50 में संविधान लागू हुआ तो अब नया सरकार फिर से गठित होगा, ठीक है। उसके बाद फिर चुनाव वगैरह कराया जाएगा। अभी तक चुनाव संविधान के हिसाब से हुआ है क्या? नहीं हुआ है, 50 के बाद होगा, ठीक है। तो वो सरकार फिर अलग अपना जो रेगुलर सरकार है वो बनेगा। लेकिन इससे पहले 1946 में सरकार का गठन हुआ और 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया हमसे, तो वहां पे सरकार में कुछ बदलाव फिर से आ जाएंगे, मंत्रालय में बदलाव हो जाएंगे। और ये कब तक रहेगा? 1950 तक। और 1950 के बाद जब भारत गणतंत्र हो जाएगा तब फिर से कुछ बदलाव आएंगे। हमको ज्यादा याद नहीं रखना है, 2-4 याद रखना है जो कि गणतंत्र के बाद है, लेकिन ये दोनों को अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लेगा, बताओ भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर कौन था? अंतरिम सरकार का रेलवे मिनिस्टर कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर कौन था? गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? बच्चा कंफ्यूज होता है कि पढ़ना क्या है इसमें, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी दे रहा है भारत का प्रथम, कभी गणतंत्र भारत का प्रथम, कभी स्वतंत्र भारत का प्रथम, कभी अंतरिम सरकार का प्रथम। अब क्या पढ़ना है, क्योंकि सबका आंसर क्या हो रहा है? अलग अलग। तो हमको सब नहीं रखना है। गणतंत्र भारत तुम्हारे लिए हम आसान कर दें, गणतंत्र भारत में यही 2 सवाल पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पढ़ना है गणतंत्र भारत का, कोई दिक्कत? गणतंत्र भारत में यही पूछा जाएगा कि प्रथम वित्त मंत्री गणतंत्र भारत का कौन हुआ और प्रथम रेलवे मंत्री गणतंत्र भारत का कौन हुआ। कंफ्यूजन होता है आजादी से पहले और आजादी के बाद, तो हम लोग इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले विदेश और राष्ट्रमंडल। अब देखो एक शब्द आया राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल के बारे में जानते हो कुछ? क्या है, क्या है राष्ट्रमंडल? अंग्रेज का जो अधिकार था राष्ट्र। देखो ब्रिटिशर्स दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया, या ना जी? लगभग कहा यह जाता है लगभग 2/3 विश्व के लगभग 2/3 हिस्सों पर राज था। किसका राज था? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। और इन सारे राज मतलब जगहों पर जहां जहां उसने राज किया था, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझते हो? एक होता है उपनिवेश और एक होता है गुलाम। दोनों में अंतर क्या है? उपनिवेश और गुलाम में अंतर क्या है? हाँ, गुलामी किसी के अंदर में कम, मतलब देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, आदमी के बारे में नहीं। बिल्कुल सही। देखो हुआ क्या था, हम 2 तरह से गुलामी खटवा सकते हैं किसी को। एक, हम तुमको हम गुलामी के अंदर रख ले, मतलब तुमको पता है कि तुम मेरा गुलाम है और सब काम करोगे, लतियाएंगे भी, ये एक हुआ गुलामी। दूसरा ये हुआ कि तुम्हारे यहाँ पे हम सारा बिजनेस अपने हिसाब से करवाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे और तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, पर हम तुमको गुलाम का टैग नहीं देंगे। इसी को कहा गया उपनिवेश, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन कंट्रीज काफी ऐसे होंगे जो अलग अलग देशों पर जाकर अपना बिजनेस सत्ता स्थापित कर लेगा और धीरे धीरे वहां के राजनीति को भी क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा। भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, भारत अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। ऐसे कई ऐसे राष्ट्र हैं जो कि अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था। लगभग जितने भी उस समय में रहे होंगे, तो अंग्रेज एक एक करके लगभग सबको छोड़ता गया, या कुछ कब्जा रखा, कुछ को पूरा छोड़ दिया, कुछ को स्वतंत्र किया, कुछ को गणतंत्र किया। ये अंतर थोड़ा थोड़ा समझना। भारत 1947 में गणतंत्र नहीं हुआ है। गणतंत्र कब हुआ है? 1950 में। गणतंत्र उनको बोलते थे जिनके पास संविधान हो। गणतंत्र किसको बोलते थे? जिसके पास संविधान हो। अगर मेरे पास संविधान नहीं है फिर भी हमको ब्रिटिश आजाद कर दिया है, तो हम कानून अभी कहां से लाएंगे? तो कानून किसका फॉलो करेंगे? अंग्रेज का ही कानून फॉलो करेंगे। समझ में आया? अगर हम अपना कानून बनाने लगे पूरी तरीके से, यानी हम अपना संविधान लागू कर लिया तो हम गणतंत्र हो जाएंगे। तो काफी अलग अलग वैरायटी के देश हुआ करते थे, आज भी हुआ करता है। कुछ ऐसा देश आज भी है जो किसी और देश के मुखिया को अपना मुखिया मानता है, जैसे ब्रिटेन की महारानी है। कई ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन की महारानी आज भी उनकी महारानी है।
पर क्या ब्रिटेन की महारानी आज भी हमारी महारानी है? आंसर है नहीं, हम नहीं मानते। हमारा देश आजाद हो चुका है पूरी तरीके से। तो काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसी पर आएंगे। तो जितने देश थे उस समय में, लगभग 1926 में ये कहानी शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1926 में। उस वक्त जितने देश थे जिस पर कभी न कभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिशर्स ने शासन किया या ब्रिटिशर्स का वो उपनिवेश रहा, उन सभी के लिए एक संघ बनाया गया। इसी संघ को नाम दिया गया राष्ट्रमंडल। क्या दिया गया? राष्ट्रमंडल। तो याद रखोगे, राष्ट्रमंडल जो है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमनवेल्थ। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ। इसके अंदर वो सारे देश आएंगे जो कभी ना कभी किसके गुलाम या किसके उपनिवेश रहे थे, कभी ना कभी ब्रिटिशर्स। इसमें काफी सारे आएंगे, ठीक है। 1926 में पहली बार इसका उल्लेख होगा, 1931 में इसका गठन होगा, और फाइनल वर्तमान स्वरूप में जो ये आया वो आया 1949 में। कब आया? 1949 में, ठीक है। तो 1931 से ये कार्य कर रहा था। फिर से बोलते हैं, ये लास्ट में लिखवा देंगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल का पहला चर्चा जो हुआ वो कब हुआ? 1926 में। राष्ट्रमंडल का पहली बार गठन कब हुआ? 1931 में। राष्ट्रमंडल का वर्तमान स्वरूप कब आया? 1949 में। ये 3 ईयर याद रखोगे। अब जब भारत आजाद हो रहा था तो भारत के पास भी ऑप्शन। अच्छा, क्या ये कंपलसरी है? जो गुलाम रहा था उसको राष्ट्रमंडल का हिस्सा होना कंपलसरी है? आंसर है नहीं। अगर तुम आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते तो तुम अपना समझो, हमारे ऊपर तुम्हारे। जैसे मान लो हम भले ही छोड़ दिए हैं, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो छोड़ दिया उस देश को, पर फिर भी एक थोड़ा सा अटैचमेंट तो रहता है कि अगर हम कुछ मदद करके तुम्हारा उद्धार कर सके तो करेंगे। इसीलिए ये बनाया गया था कि अगर कुछ मदद हो सके तो हम करेंगे, ठीक है। तो भारत जब आजाद हो रहा था तो भारत के पास भी 2 ऑप्शन थे, या तो ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा होता या हिस्सा नहीं होता, ठीक है। तो भारत ने क्या एक्सेप्ट किया? राष्ट्रमंडल का हिस्सा होना या नहीं होना? तो आंसर है होना। भारत ने भी एक्सेप्ट किया कि हम राष्ट्रमंडल के हिस्सा होंगे। पर राष्ट्रमंडल में कैसे क्या काम होगा, क्योंकि हम लोग अपना संविधान भी लागू करने वाले थे, खाली आजाद नहीं हुए थे बल्कि हम लोग गणतंत्र होने वाले थे। तो संविधान जब तक आजाद नहीं हो, मतलब लागू नहीं हो जाता है, जब तक हम लोग फाइनली क्या डिसाइड करेंगे, जब तक संविधान लागू नहीं हो जाएगा, संविधान में ये नहीं लिखा जाएगा कि हम हिस्सा होंगे नहीं होंगे क्या होंगे, तब तक हम फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते। हम डायलेमा में रहेंगे। इसी डायलेमा को एक डिपार्टमेंट के रूप में स्थापित किया गया, और इस डिपार्टमेंट का देखरेख कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखोगे, पीएम ने, यानी जो सर्वोच्च अधिकारी भारत के नियुक्त हुए वो पीएम थे, और पीएम ने अपने पास 2 विभाग रखा, एक विदेश डिपार्टमेंट और दूसरा राष्ट्रमंडल। कौन सा? विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल किसके पास रहा? नेहरू जी के पास। किसके पास? नेहरू जी के पास। तुमसे यही पूछेगा कि अंतरिम सरकार में विदेश मामला किसके पास था? किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। राष्ट्रमंडल मामला किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। ऑब्वियस है, अभी देश पूरी तरह से आजाद भी नहीं हुआ है, तो जो सबसे बड़ा नेता होगा वही विदेश मामला देखेगा। तुम्हारे घर में भी ये होता है, अपने घर में मान लो कोई बाहर वाला आने वाला है, बाहरी से कुछ डील करना है, तो घर का जो सबसे इंटेलिजेंट, जो सबसे पावरफुल आदमी होगा उसी को भेजोगे ना, जाओ बातचीत करना, जो बात करने में अच्छा है। और इस वक्त सबसे बड़े नेता भारत में कौन थे? नेहरू जी। यही तो पीएम बने थे इसके बाद, ठीक है। तो याद रखोगे, विदेश मामला और राष्ट्रमंडल मामला कौन रखा? नेहरू जी रखे अपने पास। अभी हम लोग इसका चर्चा नहीं करेंगे, पहले इसका चर्चा करेंगे। गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण, घर में हम उसको रखते हैं जो घर को बढ़िया से संचालित कर सके, और घर को बढ़िया संचालित करने वाले थे पटेल जी। कौन थे? पटेल जी। तो गृह मंत्रालय किसके पास? पटेल जी के पास, ठीक है। गृह मंत्रालय पटेल जी के पास, ठीक है। और गृह मंत्रालय के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय किसके पास? पटेल जी के पास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन किसके पास? पटेल जी के पास। इसके बाद है रक्षा मंत्री। रक्षा हम उसको करने देंगे जिसके पास बल हो। क्या हो? बल हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यही सोच के दिए थे, नाम में है, ठीक है। नाम है बलदेव। कौन है रक्षा? बलदेव ही है ना जी, ठीक है। बलदेव, क्या नाम है? बलदेव सिंह। ऐसा नहीं कि इसलिए रख दिया रक्षा मंत्री, इनको दे दिया क्योंकि नाम में बल आ रहा था। ये हमारा अपना लॉजिक है, ध्यान रखोगे। रक्षा करने के लिए उसको रखे हैं जिसके पास क्या था? बल था। तो रक्षा मंत्री किसको बनाया गया? बलदेव सिंह को। किसको बनाया गया? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है। उसके बाद है उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंत्रालय दिया गया जॉन मथाई को। किसको दिया गया? जॉन मथाई। जॉन मथाई। जॉन मथाई ये इंपॉर्टेंट आदमी है, आगे चल के देखोगे क्या क्या बनते हैं, ठीक है। उद्योग मंत्रालय किसको दिया गया? जॉन मथाई। उद्योग मंत्रालय जॉन मथाई, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा।
शिक्षा दिया गया सी राजगोपालाचारी। किसको दिया जाएगा? सी राजगोपालाचारी। तो शिक्षा मंत्रालय दिया गया सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। अब जो अब कचरा साहब है उसको याद आ रहा होगा, है पढ़े हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, यही है, वो आ रहा होगा दिमाग में सबको। ठीक है, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं हम, वहां तक पढ़ाई अभी तक किए नहीं है। आ जाओ। तो शिक्षा मंत्री कौन हुए अंतरिम सरकार में? सी राजगोपालाचारी। कौन नियुक्त हुए? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री, अगला क्या है? खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये है बिहारी बाबू। और इस पर, इस डिपार्टमेंट पर बिहारियों का दबदबा रहा है अभी भी। जब तक रामविलास पासवान थे इनके पास यही डिपार्टमेंट रहता था ना जी, खाद्य एवं विपणन मंत्रालय, मतलब खाद्य डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वाला। ठीक है, भोजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वही वाला। ठीक है, तो याद रखोगे खाद्य एवं कृषि मंत्री जो नियुक्त हुए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो याद रखोगे खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। अब किसी किसी को आ रहा होगा ये तो प्रेसिडेंट बने थे, तो फिर कैसे? प्रेसिडेंट अभी बनने में बहुत समय है। ठीक है, अभी अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ है। अभी ना तो ये प्रेसिडेंट बने हैं ना और कुछ, अभी सरकार में इनको मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला है? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। कौन सा? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। इसके बाद है रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर है आसफ अली। अरुणा आसफ अली नहीं है, आसफ अली है, उनके पति हैं। ठीक है, आसफ अली। ठीक है, आसफ अली, ध्यान देना, ये अरुणा आसफ अली नहीं है। ये कौन है? अरुणा आसफ अली के पति। ठीक है, अरुणा गौंगली, बताए होंगे अरुणा आसफ अली के बारे में जब पढ़ाए होंगे, तो अरुणा गौंगली नाम है उनका। आसफ अली से उनका विवाह हुआ, इसीलिए उनका नाम हो गया अरुणा आसफ अली। और इतिहास में चर्चित अधिक कौन है? आसफ अली या अरुणा आसफ अली? अरुणा आसफ अली। तो जहां जहां बच्चा देखता है आसफ अली, क्या याद आता है? अरुणा आसफ अली। तो ध्यान दोगे ये कौन है? आसफ अली है, अरुणा आसफ अली के पतिदेव। ठीक है, इनको कौन सा मंत्रालय मिला? रेलवे मंत्रालय। ठीक है, अब है श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम, जगजीवन राम। ठीक है, श्रम मंत्रालय किसको मिला? जगजीवन राम। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको बोझा लग रहा होगा, बोझा मान के मत पढ़ना, यहां से सवाल आता है। और अगर छोड़ दोगे तो बढ़िया बढ़िया हल्का हल्का चीज पढ़ने से खाली कोई मतलब नहीं होता है। वही होगा एग्जाम में 10 नंबर 12 नंबर यही बना के आओगे। ठीक है, याद रखोगे यहां से सवाल आता है ये सब। तो पहला श्रम मंत्रालय किसको मिला? जगजीवन राम को। अब है वित्त मंत्री। पहला वित्त मंत्रालय जो मिला है लियाकत अली को मिला। किसको मिला? लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली, लियाकत अली किसको मिला? लियाकत अली। और नाम लियाकत अली का तो सब जान रहे हो, ये बाद में चले जाएंगे, मुस्लिम लीग के नेता हैं तो पाकिस्तान चले जाएंगे। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ साफ साफ कि जो आजादी से पहले गठित हुआ अंतिम सरकार, उसमें मुस्लिम लीग के भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रालय मिला हुआ है। मुस्लिम लीग के टोटल 5 नेता हैं। कितने नेता हैं? 5 नेता। ये भी याद रखोगे, अगर पूछा जाए अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने नेताओं को मंत्रालय मिला? कितने नेताओं को? 5 नेताओं को मंत्रालय मिला। उसी में से एक नाम जो तुमको 100% याद रखना है वो कौन है? लियाकत अली। और भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं का सिर्फ याद रखना। अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का नेता है जिसको अंतरिम मंत्रिमंडल में मंत्रालय मिला था, मैक्सिमम चांस है किसका नाम रहने का? लियाकत अली का। अब तुम्हारा जिंदगी, क्या वो जिंदगी नहीं और क्या बोलते हैं उसको, किस्मत खराब रहेगा तो रेस्ट 4 जो बचा उससे पूछेगा। लेकिन अगर किस्मत थोड़ा ठीक ठाक है इसी से रहेगा, जिंदगी खराब नहीं, किस्मत खराब। ठीक है, उसके बाद एक नाम है जिस पर लोग डाउट नहीं करता है, ठीक है, कि ये मुस्लिम लीग का तो नहीं ही होगा। वो एक नाम है जो तुम्हारे नोट्स में जोगिंदर नाथ होगा। क्या नाम है? जोगिंदर नाथ मंडल। ठीक है, विधि मंत्रालय किसको मिला? जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, मंडल। अब लोग पहले ही काट देता है ये तो मंडल, ये नहीं होगा मुस्लिम लीग का नेता, तो ध्यान दोगे ये मुस्लिम लीग का नेता है। इसलिए हम 2 नाम पढ़ाते हैं। एक नाम जो 100% याद रखना है लियाकत अली, और जो एक नाम जो मुस्लिम लीग से नहीं था और वो अक्सर बच्चा मुस्लिम लीग में डाल देता है, वो है आसफ अली। कौन है? आसफ अली। यही तो हम लोग का मानसिकता ऐसा हो गया है, मुस्लिम है तो भेजो पाकिस्तान। यही तो आज भी करते हैं कि मुस्लिम जहां कुछ बोला, भले ही वो पते की बात बोल रहा हो, ठीक है, वो अच्छा ही वाला बात बोल रहा हो, पर हम क्या बोलेंगे? ढेर बोल रहा है, जाओ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारा मेंटालिटी हो गया है, ऐसे ही भेज देते हैं मंत्रियों लोगों को भी। तो आसफ अली ये कांग्रेस के नेता थे। किसके नेता थे? लियाकत अली जोगेंद्र नाथ मंडल।
ये 2 नाम है और 3 नाम है, ये सब कहां के थे? मुस्लिम लीग के। तो लियाकत अली को कौन सा? वित्त मंत्रालय मिला, और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय। क्या यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं, याद करना है हर हालत में, दिमाग एकदम रिलैक्स रखो और ये रखो हमको याद करके जाना है। देखो हम बार बार बोलते हैं बच्चा 3 तरह का होता है। एक जो अधकचरा वाला है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है मेरे पास, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और वो ये चाहता है कि हमको बढ़िया चीज कहां मिलेगा, क्रीम खाली कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा बच्चा ये होता है जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, ठीक है, वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसको कितना भी कुछ बोलो नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ पिताजी माताजी भेजे हैं तो वो कहीं भी जाएगा, बैठेगा, घंटा चलाएगा, रूम पे भी मेहनत नहीं करेगा, दिन भर ये करते रहेगा। तीसरा बच्चा है जो सीखना चाहता है, उसको याद नहीं हो रहा है, जिसको याद रहा है उसको हम तो मान ही नहीं रहे, उसको याद नहीं हो रहा है। अगर तुम थोड़े से ध्यान से, हम मेरे हिसाब से लगभग सब उसी कैटेगरी में आते हो, तो सीखना चाहते हो पर याद नहीं होता, तो दिमाग में ये लोड लेना छोड़ दो हमको याद नहीं होगा। पहला चीज यही याद करो, हमको याद करना है। कैसे याद नहीं होगा जब सबको याद हो रहा है? तो तीसरा कैटेगरी का बनो। पहला 2 कैटेगरी किसी काम का नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं ले पाएगा वो सब, ठीक है। तो तीसरा कैटेगरी का बनो, और जो उसको पढ़ना है वो तो अपने आप समझ रहा है, वो तो पढ़ ही रहा है, उसको दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कैटेगरी हम नहीं चलाते हैं। चलो आ जाओ, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल किसके पास गया? जवाहरलाल नेहरू। बताए उस वक्त जो शीर्ष नेता थे, सोच समझ के भी याद करना है, जो सबसे बड़े नेता थे वही रखेगा विदेश मंत्रालय अपने पास, क्योंकि बाहर फॉरेन के लोगों से बात करना है, तो वो कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। और ये फॉरेन रिटर्न भी थे, ठीक है, पढ़ के आए हुए थे बाहर से, ठीक है। तो याद रखोगे विदेश मंत्रालय राष्ट्रमंडल नेहरू जी। घर का काम किसको सौंप दिए? जो सबको मिला जुला के रखा है, पकड़ के यही ना रखे जी, सबको एकदम मिला के रखेंगे, कोई भागेगा नहीं, भागेगा तो मार के पैर तोड़ देंगे, ये तो मम्मी करती है। 10 बच्चा है, 8 बच्चा है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बात है भाई, किसी के यहाँ 3 बच्चा है, किसी के यहाँ 12-13 बच्चा है, लेकिन सबकी मम्मी का रोल वही है, ठीक है, सबकी मम्मी का रोल वही है, कोई हिलेगा नहीं। इसीलिए मम्मी का जो दर्जा है वो बकर धोराई के टाइप का है। बकर धोराई समझते हो? बकरी चलाने वाला, बड़ा उसका कंट्रोल रहता है बकरी पर। 100 बकरी है और खड़ा है, बस सब एक लाइन में चलने लगेगा। वो बड़ा टैलेंटेड आदमी लगता है ये सब, भले सबको लोग दूसरे मतलब क्या बोल सकते हो, उसके टैलेंट को पहचान नहीं पाता है, लोग होता है ऐसे ही बकर धोराई है, पर देखोगे बड़ा टैलेंटेड होता है। एक आवाज पे 100 बकरी को कंट्रोल करना कम बड़े बात है ये। चलो वैसे मम्मी का रोल होता है, और यहाँ मम्मी का रोल कौन कर रहे हैं? पटेल जी। क्योंकि 565 सॉरी हमारे पास 552 बचा, उस 552 को एकत्रित करेगा, ठीक है, और अभी तो एकत्रित हुआ भी नहीं है अभी तो कर ही रहा है, तो मम्मी का काम कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय मम्मी के पास रहता है, तो गृह मंत्री कौन? पटेल जी, ठीक है। और इनके पास दूसरा था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑब्वियस है जो घर में रहेगा उसको सब सूचना पता होना चाहिए, ठीक है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री पटेल मंत्री। ज्यादा पूछा जाता है गृह मंत्रालय। रक्षा, यही क्लियर हो गया, इससे यही क्लियर हो गया कि जिसके पास बल है उसी को रक्षा डिपार्टमेंट सौंप देंगे, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह। उद्योग मंत्रालय जॉन मथाई, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, उद्योग मंत्रालय जॉन मथाई। शिक्षा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री कौन? सी राजगोपालाचारी। शिक्षा मंत्री कौन? सी राजगोपालाचारी। अगला है खाद्य एवं कृषि मंत्री, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर कौन है? आसफ अली। रेलवे मिनिस्टर आसफ अली, रेलवे मिनिस्टर आसफ अली। देखो बाद में जाके जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है वित्त मंत्री, ठीक है, रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक है। ये 3 आदमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चल के, मतलब याद तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि वित्त मंत्री पाकिस्तान में चला जाएगा, ये पोस्ट खाली हो जाएगा। रेलवे मिनिस्टर जो अभी आगे चल के बदलेंगे क्योंकि आसफ अली को भेज देगा यूएस, ठीक है, जाइए आप घूम फिर के आइए। और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी जो है ये हट जाते हैं और ये बन जाते हैं क्या बोलते हो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो इनके जगह पे आ जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये 3 नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है जो आगे चल के भी बदले, ठीक है। चलो तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? आसफ अली। कौन है? आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम। तो याद रखना जीवन भर हमको क्या करना है? श्रम करना है, जीवन भर श्रम करना। यही तो राम जी सिखाए कि जीवन में मतलब ठग वगैरह मत करो, अपना श्रम करके जीवन चलाओ। तो जीवन भर क्या करना है? श्रम करना है। तो जगजीवन मंत्री जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, ठीक है। वित्त मंत्रालय लियाकत अली, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, वित्त मंत्रालय लियाकत अली। और विधि मंत्री जो है जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। और आगे चल के
हमारी जो सबसे विधिक व्यक्ति है उसको बना देंगे। आगे चल के विधिक व्यक्ति हमारा कौन है? भीमराव अम्बेडकर, तो उनको बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करो। विदेश मंत्रालय नेहरू, लगभग मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल नेहरू, गृह एवं सूचना प्रसारण रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह, उद्योग जॉन मथाई, शिक्षा श्री राजगोपालाचारी, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, रेलवे आशरफ अली, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम, वित्त मंत्रालय लियाकत अली और विधि मंत्रालय जोगेनाथ राव। कितने मुस्लिम लीग के नेता थे जिनको मंत्रालय मिला था? 5। क्या यहाँ तक याद हो गया? बढ़े आगे। अब हम लोग भारत को आजाद करवाते हैं। तो ये जो है ये आजादी से पहले मतलब 2 सितंबर से लेकर 1947 तक, 2 सितंबर से लेकर 15 अगस्त 1947, ये मंत्रिमंडल कब तक रहेगा? 2 सितंबर से, ठीक है, सितंबर खाली लिख देंगे, 2 सितंबर लिख देंगे, 2 सितंबर से कब तक? 15 अगस्त 1947। ठीक है, 1947। ठीक है, 2 सितंबर 1940 से लेकर 15 अगस्त 1947। अब है आजादी के बाद, अब मंत्रिमंडल में फेरबदल फिर से होगा। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय, अब जवाहरलाल नेहरू तो कहीं गए नहीं है, वो तो अपने ही पद पे है। तो अभी पीएम कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। अभी तो पीएम का पद भी क्रिएट नहीं हुआ है, अब पीएम का पद जाके क्रिएट होगा। ठीक है, तो आजादी जब होगा, आजादी जब मिलेगा तभी तो पीएम का पद क्रिएट होगा, वो अपना काम करेंगे, पाला झंडा फहराएंगे, तब हम आजाद हुए। ठीक है, तो पीएम कौन बन जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले से सर्वोच्च यहाँ के नेता है। ठीक है, तो पीएम जो पढ़ाए हैं वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय अभी भी कौन रखेगा अपने पास? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल अभी भी कौन रखेगा अपने पास? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावे जितने भी वैज्ञानिक गतिविधि होंगे भारत में, वो सब किसके पास रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। अभी भी हमारे यहाँ पे लगभग जो शीर्षस्थ ये सब होता है, आयोग होता है, जैसे मान लो अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च वाला जो डिपार्टमेंट होता है, इसका मंत्री अलग से अभी भी नियुक्त नहीं होता है। मैक्सिमम ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो अपने ही पास रखता है। अभी वर्तमान में भी किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। तो ये मंत्रालय जो है ये लगभग ये सारे पीएम अपने ही पास रखते हैं, क्योंकि बड़ा क्या बोल सकते हो क्रिटिकल सिचुएशन होता है। मान लो मंत्री तो कोई भी बन जाता है। अब देखो चाहे कितना भी अनपढ़ गवार क्यों ना हो, जब पीएम कुर्सी पर कोई बैठेगा तो उतना भी गद्दार नहीं होगा कि देश को बेच दे। भले ही अपने पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करे, पर देश को बेच दे अभी तक ऐसा कोई पीएम नहीं बना है। लेकिन मंत्री सब ऐसा खूब बना है, मंत्री खूब बना है ऐसा, जो देश को बेचने का मौका मिले तो बेच देगा। इसीलिए जनरली ये सब पद जो होता है ये पीएम अपने ही पास रख लेते हैं, ताकि देश संकट में ना आ जाए। ठीक है, तो याद रखोगे, क्योंकि कुछ भी रिसर्च में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जितना तुम सोच सकते हो। विज्ञान क्षेत्र है, इसरो को जो भी करना है वही करेगा, डीआरडीओ जो भी करना है वही करेगा, उन्हीं के हिसाब से करेगा। तो लगभग ये सारे किसके पास रहते हैं? पीएम के पास रहते हैं। यहाँ पर भी उन्हीं के पास रहेगा, टेंशन नहीं लेना। पूछेगा भी नहीं, कभी पूछता है यही इसी से ज्यादा। विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल किसके पास रहेगा? नेहरू जी। तो क्या नेहरू जी सेम टू सेम रह गए? ठीक है, तो हम क्या लिखें? ऐसे टिक मार दें जो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ताकि वही तुम्हारे दिमाग में रहेगा जो हम अलग से पढ़ेंगे। सबका नाम लिख के क्या फायदा? ठीक है, उसके बाद गृह और सूचना मंत्रालय, पटेल जी थे, पटेल जी ही रह गए। कौन रह गए? पटेल जी। जो बदल रहे हैं, जो कुछ बदलाव आ रहा है जिसके कुर्सी पर, वही बदलेगा, नहीं तो वही रहेगा। गृह एवं सूचना मंत्रालय किसके पास रह गया? पटेल जी के पास। रक्षा मंत्रालय अभी भी किसके पास रह गया? बलदेव सिंह के पास। है कि नहीं है? रक्षा मंत्रालय किसके पास रह गया? बलदेव सिंह के पास। तो रक्षा मंत्री भी बलदेव सिंह। उद्योग मंत्री, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। उद्योग मंत्री किसके पास चला गया? उद्योग मंत्री किसके पास गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखोगे, उद्योग मंत्री जो जॉन मथाई थे अभी कौन बन गए? श्यामा प्रसाद, ठीक है, मुखर्जी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन बन गए? उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, शिक्षा मंत्री जो सी राजगोपालाचारी थे, अब कौन बन गए शिक्षा मंत्री? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कौन बन गए? अबुल कलाम, ठीक है, आजाद। अबुल कलाम आजाद अब शिक्षा मंत्री बन गए अबुल कलाम आजाद। ठीक है, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अब बताओ खाद्य मंत्री कौन बना है? अभी भी राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद। खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अभी भी फ्री ही है, 1950 तक ये फ्री ही रहेंगे। ठीक है, अब संविधान लागू हो जाएगा तब तो वो राष्ट्रपति बनेंगे, उससे पहले वो फ्री ही है। ठीक है, तो अब ये क्या बन गए? मतलब अभी भी ये क्या है? खाद्य एवं कृषि मंत्री। रेलवे मंत्री बड़ा ध्यान से याद रखना, जो आसफ अली थे रेलवे मिनिस्टर, अब रेलवे मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? जॉन मथाई। कौन बन चुके हैं? जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई। ठीक है, तो यहां से याद रखना
पहले जॉन मथाई क्या थे? उद्योग मंत्री। और अब जॉन मथाई क्या बन चुके हैं? रेलवे मिनिस्टर। ये अच्छे से याद रखना कि रेलवे मिनिस्टर आजादी से पहले, अभी भी अंतरिम सरकार ही है, अंतरिम सरकार में आजादी से पहले रेलवे मिनिस्टर असफ अली और आजादी के बाद जॉन मथाई, आजादी के बाद जॉन मथाई। ठीक है। श्रम मंत्री, श्रम मंत्री अभी भी किसके पास है? जगजीवन राम के पास, श्रम मंत्री जगजीवन राम। ठीक है। वित्त मंत्री, ये तो चला गया पाकिस्तान, लियाकत अली चला गया पाकिस्तान। वित्त मंत्री से सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो वित्त मंत्री टोटल तुमको 3 याद रखना है, तीनों। सबसे पहले अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली, इसके बाद आजाद भारत, अब ये आजाद भारत का वित्त मंत्री। तो आजाद भारत का वित्त मंत्री कौन बने? षणमुख चट्टी। आजाद भारत में षणमुख चट्टी है ना यहाँ जी, षणमुख चट्टी। ठीक है। कहां लिखे यहाँ? ठीक है। षणमुखम, ठीक है, षणमुखम चट्टी। ठीक है। षणमुखम चट्टी, षणमुखम चट्टी, षणमुखम शेट्टी, कुछ और रहेगा, दिक्कत नहीं है, षणमुख रहना चाहिए। ठीक है। षणमुखम या षणमुख, शेट्टी या चट्टी, ये दोनों नाम चलता है, एग्जाम में कुछ और है, इस तरह का दिखे वर्ड मार दोगे। ठीक है। तो प्रथम वित्त मंत्री आजाद भारत के कौन बने? षणमुख चट्टी। कौन बने? षणमुख चट्टी। कौन बने? षणमुख चट्टी। ठीक है। इसके बाद है विधि मंत्री। विधि मंत्री पहले थे जोगेंद्रनाथ मंडल, ये किसके थे? मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग को भगा दिया हम लोग। अब इसके जगह पे विधि मंत्री कौन बन जाएंगे? अंबेडकर जी। कौन बन जाएंगे? अंबेडकर। ठीक है। अंबेडकर जी। ठीक है। अंबेडकर जी। तो हमको याद करना है 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 कौन कौन है ये पता होने चाहिए। ठीक है। जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला कम सवाल आता है, लेकिन ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अक्सर बच्चा 1 2 सवाल पढ़ा हुआ रहता है। देखो, जब तुम कभी क्रैश कोर्स करोगे, मतलब रैपिडली पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2-3 ही चीज आएगा, लेकिन क्लास वैसे नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता है, वो क्या बोलते हो, तुक्का खेलने के लिए है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जय श्री हरिराम। ठीक है। लेकिन क्लास जब कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हारा क्लास, मतलब वहां किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, कुछ भी पूछा जाएगा। पर हम बार बार रिपीट क्या कराएंगे? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? षणमुख चट्टी। यही पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी यही आएगा। ठीक है। तो पढ़ना है सब चीज, लेकिन रिपीट करना है उन चीजों को जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलो फिर से रिपीट करो। तो आजाद भारत का प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रमंडल किसके पास रहा? जवाहरलाल नेहरू का। गृह मंत्री आजाद भारत का वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ठीक है। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। रेलवे जॉन मथाई। आजाद भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई। आजाद भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई। ठीक है। श्रम मंत्री आजाद भारत का प्रथम जगजीवन राम। वित्त मंत्री प्रथम षणमुखम चट्टी। और विधि मंत्री अंबेडकर जी। विधि मंत्री अंबेडकर जी। क्या थोड़ा बहुत तुम लोग को ये क्लैरिटी मिला कि गणतंत्र भारत, सॉरी, आजाद भारत में जो बदलाव हुआ है वो कौन कौन पद पे आया है और कौन कौन बना है? थोड़ा बहुत पता चल गया। इसलिए तुम कई बार पढ़ता होगा क्वेश्चन, ये वाला पूछे, सेम आंसर होता है, लगता है हमको यही है आंसर क्वेश्चन अलग अलग है पर आंसर क्या हो रहा है सेम। जैसे श्रम मंत्री पूछ लेगा कि बताओ गणतंत्र भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। आजाद भारत का प्रथम श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। तो तुमको लगा होगा एक ही चीज है, एक ही चीज नहीं है, वो पद एक ही आदमी रह गया है, इसीलिए उस पद पर एक ही आदमी रह गया है, इसीलिए लगता है कि एक ही है। जो बदला हुआ है वो पूछेगा तो गड़बड़ा जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, बदला कौन कौन है दिमाग में ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या शिक्षा मंत्री बदला? क्या वित्त मंत्री बदला? क्या रेलवे मिनिस्टर बदला? क्या उद्योग मंत्री बदला? 4। एक और कौन मंत्री था? विधि मंत्री। एक और कौन था? विधि मंत्री। ठीक है। तो 5 मंत्रालय। शिक्षा मंत्री पुराना कौन? सी राजगोपालाचारी। पुराना कौन? सी राजगोपालाचारी। नया शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद। रेलवे मिनिस्टर पहले कौन? असफ अली। रेलवे मिनिस्टर स्वतंत्र भारत का कौन? जॉन मथाई। ठीक है। उसके बाद है वित्त मंत्री, गणतंत्र भारत का, सॉरी क्या है ये, अंतरिम सरकार का प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली। स्वतंत्र भारत में अंतरिम सरकार का प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम चट्टी। ठीक है। विधि मंत्री कौन था प्रथम? जोगेंद्रनाथ मंडल। और आजाद भारत का अंबेडकर जी। और उद्योग मंत्री प्रथम जॉन मथाई। और आजाद भारत का प्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या लगभग याद हुआ?
अब कल एक बार रूम पे जाके एक बार फिर से देखोगे, क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है। अब नोट्स में तुम्हारा अलग अलग लिखा हुआ है, क्या समझने में कोई दिक्कत होगा किसी को? हम जानबूझ के यहाँ एक साथ लिख दिए ताकि पढ़ने में थोड़ा क्लियरिटी मिले। इसका फोटो ले लेना और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो इससे मैच करके देख लेना, ठीक है। क्या लगभग हम माने याद हुआ? मिटा के पूछेंगे, बता दोगे? पक्का? नहीं मिटाएंगे। चलो आ जाओ, आगे है कुछ फैक्ट जो याद रखना है, यही 2 सवाल जो बताए, ठीक है। वित्त मंत्री जो सबसे अधिक पूछा जाता है, इसलिए हम फिर से अलग से लिख देते हैं। नोट्स में भी 4-5 लिखा होगा, उससे ज्यादा सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन हो गया है? हाँ, देखा लापरवाही का नतीजा। ठीक है, षणमुखम चेट्टी। जितना गलती करना है यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम गलती करने से खुश होते हैं, ठीक है। षणमुखम, ठीक है, षणमुखम चेट्टी, ठीक है। देखो जवाब दो, चाहे गलत ही क्यों ना हो, जवाब दो। उससे होगा क्या? एक बार गलती दिया, पता है सबसे अधिक सीखता कौन है? जो गलत जवाब क्लास में देता है, जानबूझ के नहीं। ऐसा नहीं सर बोले हैं तो गलत है जवाब दो। जवाब देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पढ़ा हुआ है तभी तो जवाब दोगे, लेकिन गलती से निकल गया। अब जो हीट करेगा वो बहुत दिन तक याद रहेगा। कुछ बच्चा ऐसा कुछ करता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, चल रहा है क्लास, आधा घंटा बाद उसको कुछ पूछोगे क्या, माथा नोच के चल जाएगा। वो पर डे का वही काम होगा, उसको कोई फायदा नहीं। इसलिए जवाब देने में इसको नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया। चलो, तो प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी। गणतंत्र भारत में ये बदल जाएगा। गणतंत्र भारत कब हुआ बता दिया? 1950 के बाद, ठीक है। तो गणतंत्र भारत में ये बदल जाएगा। और गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बने? कौन बने हैं? जॉन मथाई। कौन बने? जॉन मथाई। कौन बने हैं? जॉन मथाई, ठीक है। ये जॉन मथाई बड़ा माथा खराब किया है। दूसरा है पहला रेल मंत्री, ठीक है, भारत का पहला रेल मंत्री। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है? कहां लिखे हैं? जॉन मथाई लिखे है ना, जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई। अच्छा, अभी तो चर्चा करवे नहीं किए थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई। और गणतंत्र भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर अयंगर साहब। अयंगर है ना, गोपाल स्वामी अयंगर। कौन है? गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। तो गणतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मिनिस्टर गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अब एक और मंत्रालय दिख रहा होगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। अब देखो फ्लो में सबका का लिखे है, लेकिन इसका अपने आप निकल गया की, ठीक है। इसका मतलब कोई ना कोई महिला होगी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जो स्वास्थ्य मंत्री थी वो थी अमृता कौर। कौन थी? अमृता कौर। अरे नाम इनका अमृत कौर, लेकिन बार बार निकल जाता है अमृता कौर, क्योंकि अमृत कौर में वो महिला वाला फीलिंग नहीं आता है, ठीक है। नाम इनका राजकुमारी अमृत कौर, लेकिन निकल जाता है अमृता कौर, ठीक है। राजकुमारी जरूरी है, ठीक है। चलो, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अमृता कौर या अमृत कौर, ठीक है। अब लग रहा होगा क्या इसमें स्वास्थ्य मंत्री नहीं था? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन मुस्लिम लिखा था, जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है, भगा दिया उसको। उसके बाद किसको बनाए? अमृत कौर को। और इसीलिए हमको यही से सवाल पूछा जाता है, ये वाला सवाल नहीं पूछा जाता। क्या बोले, मुस्लिम से एक ही सवाल पूछा जाता है, वो कौन है? लियाकत अली। इसी से सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। भारत में अंतरिम सरकार का प्रथम वित्त मंत्री, अंतरिम सरकार का प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी। और गणतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री, भारत का प्रथम रेलवे मंत्री आसफ अली। गुड, स्वतंत्र, इस बार लड़का पकड़ लिया। तो भारत का प्रथम रेलवे मिनिस्टर पूछेगा तो आसफ अली। कहां लिखे? आसफ अली। स्वतंत्र भारत जब तक नहीं देगा तब तक मेरा प्रथम यही चलेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं देगा तब स्वतंत्र चलेगा, समझ में आया? ऑप्शन में नहीं देगा तब तो मतलब तुमको सोचना पड़ेगा उसके हिसाब से। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तो तुम तो कहीं से भी जीत नहीं पाओगे। हमेशा पता होना चाहिए आयोग ही जीतता है, ठीक है। कि हाँ पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक बार जाके रूम पे भी इसको ध्यान से देख लेना, कल फिर से पूछेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा कब बना। क्या ये चीज अभी हम बताए तो याद है किसी को? भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा कब बना? अब देखो दो तीन तरह का चीज आएगा, ठीक है। 2-3 तरह का चीज आएगा। पहला आएगा तुम्हारा, पहला चीज
कि भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना, या किस अधिनियम के तहत भारत को ये आजादी मिली थी कि वो राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन सके। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले? कौन से अधिनियम से भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनने के लिए मतलब क्या बोलते हैं एलिजिबल हुआ? ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम जो बोल रहे हैं ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान से सुनना इसको। हम क्या पूछे तुमसे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत को राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनने के लिए अधिकृत किया गया? क्या हो जाएगा अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, उसी में यह कह दिया गया कि आप चाहें तो राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन सकते हैं, तो उस अधिनियम के हिसाब से बना। तो भारत जब आजाद हुआ तो क्या ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा होना स्वीकार किया? आंसर है हाँ। जैसे ही भारत आजाद हुआ वैसे ही भारत अपने आप ऑटोमेटिकली किसका हिस्सा बन गया? राष्ट्रमंडल का। जवाहरलाल नेहरू वेरीफाई कर दिए कि हाँ हम लोग राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन अभी भारत में फाइनलाइज नहीं हुआ है चीज, अभी सब चीज टेम्पोररी है। सरकार भी क्या है? टेम्पोररी है। तो राष्ट्रमंडल का सदस्यता भी क्या है? टेम्पोररी है। अब 1949 में जो बैठक होगा, राष्ट्रमंडल का भी बैठक होगा, ध्यान देना। 1949 में हमारा संविधान भी लागू होगा, हमारा संविधान भी बनकर तैयार है, और 1949 में ही किसका बैठक होता है? राष्ट्रमंडल का ही बैठक होता है लंदन में। कहां बैठक होता है? लंदन में। और इस लंदन घोषणा पत्र में फाइनली लोगों को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा करेंगे हम लोग राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने वाले नहीं हैं। जो बैठक होता था उस सारी बैठक में चर्चा चलता था हम जब गणतंत्र हो जाएंगे तो काहे राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनने जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रमंडल का हिस्सा होना कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल में सदस्यता ग्रहण करने का लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था राष्ट्रमंडल में वही लोग शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से अपने आप को दबे हुए मान रहे हैं और ब्रिटेन के अभी भी अधीन रहना चाहते हैं, वही राष्ट्रमंडल में जाएगा। तो भारत के लोगों को लग रहा था कि भारत तो अब कभी ब्रिटेन के अंदर में रहना नहीं चाहेगा, तो ये राष्ट्रमंडल से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि हम एक गणतंत्र राष्ट्र बनने वाले हैं। लेकिन 1949 का जो बैठक हुआ, लंदन घोषणा जब होगा, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होंगे और ये कहेंगे कि हम गणतंत्र भारत के रूप में भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहना चाहेंगे। अब ऑब्वियस बैठक होगा, उसमें सब वोटिंग करेंगे हाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और सबको एग्री भी कर लिया था ठीक है भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहेगा गणतंत्र होते हुए भी। इसलिए भारत अब गणतंत्र होकर भी किसका हिस्सा है? राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। क्या भारत ऐसे बाहर कभी हो सकता है क्या? जब चाहे तब हो सकता है, आराम से हो सकता है। कोई देश जब चाहे उसमें शामिल हो सकता है, जब चाहे उससे बाहर हो सकता है। समय के साथ उस समय में तो 8 ही देश था जो कि राष्ट्रमंडल का हिस्सा आधिकारिक रूप से ग्रहण किया। इसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया, कभी बीच में कोई छोड़ भी देता है, फिर कोई जुट भी जाता है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या हो गई 56। कितनी हो गई है? 56। अभी सब चीज पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो याद रखोगे भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा कब बना? अगर ये कह दे तो ऐसे तो वस्तुतः कब हो गया? 1947, लेकिन फाइनली कब हो गया? ठीक है, फाइनली 1949। कब हो गया? 1949। ऐसे अगर पूछा जाए कि कब से भारत सदस्य है तो 1947 से, लेकिन राष्ट्रमंडल का भी वर्तमान स्वरूप कब आया? 1949। तो फाइनली भारत भी उसका सदस्य कब बनेगा? 1949 में। ठीक है, अब यहां से एक सवाल पूछा गया, पिछले बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। हम बार बार बोलते हैं कि एग्जाम में वही नहीं पूछा जाएगा जो तुम किताब से रख के गए हो, और वन लाइनर वाला बच्चा ये सब कभी नहीं कर पाएगा, लिख लो। यही तो होता है, दिन रात बच्चा स्पीडी पढ़ के जाता है और वह एग्जाम में कुछ नहीं करके आ पाता है, 10-20 नंबर वो तो हमेशा बना ही लोगे, करके आता है। कारण यही है कि कुछ क्वेश्चन जो जानता हुआ चीज है उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा दिया, तुम नहीं कर पाओगे उसको। सवाल पूछा, जाके देख भी सकते हो, प्रीवियस में क्वेश्चन पलटाओगे तो पूछा था, बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किया, बताएं इसमें से कौन सी भारतीय संविधान का या भारत का विशेषता प्रभावित हुआ? कौन सा? अब ऑप्शन दे देगा, स्वतंत्रता, गणतंत्र या इस तरह का। तो आंसर क्या होगा? गणतंत्र। क्या होगा? गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र। तो यहां से एक लाइन भी हम लोग और ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में जो खाली जगह है उसमें ऐड कर लो, भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना, लिख लो उसमें। लास्ट में खाली जहां जगह है पेज के सबसे लास्ट में खाली जगह होगा, लिख लो वहां। नोट्स के सबसे लास्ट में चले जाओ, खाली जगह है ना, खाली जहां भी है नहीं है तो लिख लो, जहां खाली है वहीं लिख लो। भारत, ये लिखो ना, भारत राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना फाइनली 1949 में लंदन घोषणा पत्र से।
घोषणा पत्र के माध्यम से, लंदन घोषणा पत्र। अगर कभी दे दे कौन से घोषणा पत्र में इसकी घोषणा सदस्यता का घोषणा किया गया, फाइनली कब किया गया, लंदन घोषणा पत्र। अगर 1949 नहीं रहे तो अगर उसमें देखोगे दे देगा कि भारत कब बना, दे देगा 1931, 1947, 1952, 1968। आंसर क्या होगा 1947। जब भारत आजाद हुआ तो ऑटोमेटिकली वो किसका सदस्य बन गया, राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। लेकिन फाइनली हम लोग पुष्टि किए हैं गणतंत्र भारत के रूप में, वो कब किए हैं 1949। ठीक है, लिखोगे अगला लाइन इसमें लिखोगे, राष्ट्रमंडल में शामिल होने से, राष्ट्रमंडल में शामिल होने से, राष्ट्रमंडल में शामिल होने से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के, राष्ट्रमंडल में शामिल होने से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के, तुम कहने लिख रही हो, नोट्स नहीं है कि नहीं है? हमको नोट्स ले दिए 2-3 दिन में। काय नोट्स दिया है जी? बड़ा टॉर्चर करता है। ठीक है, क्या लिखा रहे थे, क्या सेंटेंस बोलो ना पूरा जी। राष्ट्रमंडल में शामिल होने से भारतीय संवैधानिक, हाँ यही लिखा है ना, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की गणराज्य, ठीक है, गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य विशेषता प्रभावित, ठीक है, विशेषता, ठीक है, गणराज्य विशेषता विवादग्रस्त हो गया था, विवादग्रस्त, ठीक है, विवादग्रस्त हो गया, विवादग्रस्त, ये वर्ड नहीं सुने हो कभी? अरे विवादों में आ गया कि आप गणराज्य हैं तो फिर काहे उसमें शामिल हो रहे हैं। यही सवाल अगर तुमसे पूछ लिया, यही सवाल पूछा था। ऐसे भी जो जिस बच्चा को ये हूबहू सेंटेंस नहीं भी लिखाते, अगर पढ़ाए हुए हैं किसी को, यहाँ हम इतना बार इस चीज का चर्चा करते हैं कि उस बच्चे को ये तो दिमाग में पता चल गया इससे क्या प्रभावित हो सकता है, ऑप्शन देखकर तुम भी टैकल कर सकता था। लेकिन हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, जब आ गया एग्जाम याद रखोगे, राष्ट्रमंडल हिस्सा बनने से जो गणराज्य विशेषता है वो क्या हो गया, वो विवादग्रस्त हो गया, ठीक है, विवादग्रस्त, ठीक है, विवादग्रस्त हो गया, ठीक है, ये याद रखोगे। क्या कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब हम लोगों का संविधान निर्माण प्रक्रिया हो गया है पूरा। अब हम लोग संविधान के अंदर अभी घुसे नहीं है, अभी संविधान से बना के रखे हैं। अब हम लोग कल देखेंगे कि हम लोग कहां कहां से क्या क्या चीज कॉपी किए हैं, ठीक है। उस कॉपी करने के बाद हम लोग पहले ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे संविधान के अंदर कौन सा चीज हम लोग कहां रखे हैं, और यही है एक्चुअल संविधान, जिसको कि हम लोग अनुच्छेद और भाग और अनुच्छेद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग सोर्स पढ़ेंगे, संविधान का सोर्स क्या क्या।